अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इमरान खान साहब अपनी तकारीर में एक स्टेट्समैन के तौर पर उभर रहे हैं। कल की तकारीर वकला के साथ, फिर चिश्तिया में या बाकी जगहों पे आप सामने देख कर आपको अंदाज़ा हो सकता है, और अवाम तो उनके साथ है। देखिए, एक जो चीज़ समझ आती है कि ऑपरेशन जीन चेंज के नतीजे में गिरने वाली हुकूमत या गिराने वाले वो इमरान खान साहब को तो नहीं आने देंगे। तो उन्होंने तो कश्तियाँ अपनी जला दी हुई हैं, जो मैं बात समझ पाया हूँ, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं और हर कदम उनका आगे बढ़ रहा है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है वो रुकने वाले नहीं है। इमरान खान साहब को रब की ज़ात पे बहुत यकीन है और रब की मदद भी हम शामिल हाल देख रहे हैं। अवाम जिस तरह खड़ी है, यानी समंदर पे इस तरह, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, जब ये नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने या जमीयत उलमा इस्लाम ने बंदे इकट्ठे करने होते, बसें जाती थी, लोगों को खर्चा दिया जाता था, फिर वो पहुंचते थे। लेकिन यहाँ तो समंदर इस तरह उमड़ आता है कि किसी को शायद वो लोग पल्ले से पैसे, हकीकत मैं यही कह रहा हूँ, मेरे तक तो इन्फॉर्मेशन यही है। और मेरे पास जो इतला यही है, मैंने ट्वीट भी किया है कि 22 सितंबर के बाद इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं। वो धरना भी देंगे और हो सकता है शहर भी बंद करें। तो टाइम ज़रा फ्रेम आपके सामने दे दिया है, घेरा उनके करीब तंग है, और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश यही हो रही है कि उनके जगह ना रहे, लेकिन वो जगह लेकर रहेगा। जो रात कब्र में है वो कब्र में है, जो बाहर है वो बाहर है। इमरान खान की तरबियत में उनकी वालदा का बहुत हाथ है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी वालदा ने जिस तरह तरबियत की है, इसीलिए आवाम के साथ खड़े हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में, मफाद आमा में खड़े हैं। आपको याद होगा वो अताउल्लाह कासमी वाली जजमेंट इसहाक डार के बारे में, जहाँ ये डिफ़ॉल्टर है। इलेक्शन कमीशन के सामने मामला था उनके डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से। मुझे तो कोई नोटिस मिला नहीं, बहरहाल आज हेयरिंग उसकी थी। मेरे एसोसिएट जो वहाँ इस्लामाबाद में होते हैं वो पेश हुए आज, और 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। मैं चूँकि था ही नहीं, मैं पेश कैसे होता वहाँ पर। और बलूचिस्तान से जो है ना जी, रुकन ने हलफ ना उठाने की वजह से इसहाक डार के सेनेट के जो लफ्ज़ के कि उन्होंने हलफ ही नहीं उठाया, तो हलफ उठाए बगैर कोई शख्स रुकन कैसे हो सकता है। और चूँकि नोटिस हुआ था, मेरे एसोसिएट ने उन्हें बताया कि उन्होंने जवाब ही जमा नहीं कराया, और निसार दुरानी साहब ने कहा कि इसहाक डार के जवाब को छोड़ें, आप बात करें। और अज़हर सिद्दीक़ हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने केस 7 खाने में, इसमें कोई शक नहीं है, मैं सबूत है तो सबूत दे दूंगा आपके सामने। कई दफ़ा लिस्ट कैंसिल की है, रिकॉर्ड तो चेक कर लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान्स को। अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मगर इस तरह की तरीक़ाकार मैं नहीं समझता। हर एक की अपनी एक इज़्ज़त है। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में सबूत सारे लगाए हैं, बता दें कि जिस तरह इमरान खान साहब के केसेस लेकर मैं क्यों कहूँ ऐसा। तो यहाँ भी ये भी तो देख लेना कि जो कोई रीज़न थे, वॉट एवर द रीजंस आर, मेरी तरफ एक बात छोड़ें कि यहाँ तक जो बात है वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। कई दफ़ा लिस्ट कैंसिल हुई है, और ये भी नोटिस मुझे तो नहीं आया, यानी मेरी तो समझ से बाहर है। मेरा ख्याल है मेरे एसोसिएट ने वहाँ जाकर सारी पोजीशन कह दिया, और ये मैंने आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत ये रेफरेंस दायर किया था, और चीफ जस्टिस साकिर निसार ने आर्जी तौर पर 2018 में मुअत्तल की थी। लेकिन जब फैसला आ गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत पे पेश होने का कहा था, वो पेश नहीं हुए, और फिर हलफ भी ना उठाया। फिर इसमें तरामीम की गई, और अक्टूबर 2017 से लंदन में ये भी इलाज करा रहे हैं, हम आपके सामने हैं, और इन्होंने मफरूर कर दिया, जो एब्सकॉन्डर हैं ये भी, इसीलिए टीवी पे भी नहीं आ सकते। इसहाक डार इसीलिए टीवी पे नहीं भी आ सकते। तो मैं वो जजमेंट का वो पोर्शन, रेलेवेंट पोर्शन शेयर कर रहा हूँ, और जो मैंने रेफरेंस भिजवाया हुआ था, पहले मैंने स्पीकर को भिजवाया था, सॉरी चेयरमैन सेनेट को कुछ नहीं किया, और अल्टीमेटली आर्टिकल 63(2) में 1 महीने के अंदर फिर मैं रेफरेंस यहाँ मैंने फ़ाइल कर दिया। अब बज़ाहिर यही लग रहा है, डेक्लेरेशन यही देंगी कि वो मेंबर नहीं है। अगर ये डेक्लेरेशन देंगी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर क्या सीट का ऐलान करेंगे। और जब हलफ नहीं लिया, कानून आ गया, वो कानून के इम्प्लीमेंटेशन को उसको तरमीम करने की कोशिश की, लेकिन ये दो चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर थी। ठीक है ना जी।
और 1 अक्टूबर 2021 में मुद्दत में 2 हफ्ते में ख़त्म होने के खदशात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन में ख़त लेकर इस्तदा की थी कि 40 रोज़ के अंदर हलफ उठाने का असूल उन पर लागू नहीं होता। अभी इलेक्शन कमीशन देखते हैं इस पर क्या बात करती है। क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह सेनेटर का यानी ये छोड़ देगी? एक सेनेटर जिसने आकर बाकायदा पार्टिसिपेशन करनी है तो वो क्या छोड़ देगी इस मामले को? और यहीं साथ मैं बताता चलूँ कि याद रखिएगा, ये बीइंग एन एब्सकॉन्डर ये टीवी चैनल्स पर नहीं आ सकते हैं। उनका वो जो 2019 का फ़ैसला है वो भी चल रहा है, और फिर साथ साथ 2010 में नवाज शरीफ भी एब्सकॉन्डर के तौर पर नहीं आ सकते, वो भी मामला आप बैकग्राउंड पे साथ साथ चलते देख रहेंगे। राना शमीम के बारे में थोड़ी सी मुख्तसर मैंने बात की थी। राना शमीम तौहीन अदालत का केस ये 12 सितंबर के लिए गिलगित, ये साबका जज हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और उन्होंने झूठे फ्रिवलेस इल्ज़ाम लगाए थे जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़। और ये नवाज शरीफ के अपने फ़्लैटों में, और आपको याद है चार्ल्स गुथरी ने बाकायदा अपना इरफान हाशमी ने भी ये सारी चीज़ें बता दी थी रिकॉर्ड के ऊपर। फिर ये जहाँ देखे गए मार्बल आर्च के अंदर, आपने वो भी सारी बातें देख ली हैं। और फिर जो बातें उन्होंने की, और बयान अल्फी का मकसद क्या था तो उन करना था ना, फिर ये लीक भी हुआ। और वकील जो है ना बाद में समाअत हुई आगे, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप के लिए आसानी के लिए ये केस 2:30 बजे रखा है, और प्रोसिक्यूशन ने अपने नाम अपना जो है ना जी गवाहन की लिस्ट जमा करवा दी है। और उन्होंने बताया कि तमाम अपना राना शमीम के वकील लतीफ़ अदालत को बताया कि क्या तौहीन अदालत के तमाम केस इस्लामाबाद भी ही में ले आएँ, जो भी रेड लाइन क्रॉस करेगा उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अवाम को ये बताना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कंप्रोमाइज़ किया है, इस अदालत पर से अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश की, और ये हकीकत है, ये तौहीन अदालत है, ये 100% तौहीन अदालत है। और रिमार्क्स देते हुए कहा था कि मामले में किसी हद तक भी जाएगी। तौहीन अदालत कौन करता है, ये बड़ी बात अहम होती है। और अंग्रेज़ी सोलिसिटर से ये बयान अल्फ़ी लिखवाया, ये बयान अल्फ़ी बहुत अहमियत रखता है। अगर बयान अल्फ़ी सच्चा है तो राना शमीम इसे साबित करें, अगर ये सच्चा नहीं है तो बहुत संजीदा मामला है, वरना ये गैर मशरूत माफ़ी मांगे। अगर कहें तो उनसे समझ से गलती हो गई है तो ये अदालत मान सकती है। तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालत ने आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है। और राना शमीम लतीफ़ फरीद बताते हैं कि राना शमीम बता चुके उन्होंने ये बयान अल्फ़ी दिया था, लेकिन उसके मतन की तशहीर नहीं की। और राना शमीम के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि अदालत ने मतन के तशहीर करने वालों को केस अलग कर दिया। लतीफ़ फरीदी का मजीद भी ये कहना था, मेरा गुनाह तो ये है कि बंद कमरे में कत्ल का मनसूबा बनाया। चीफ जस्टिस मेरे सामने रिमार्क से तो कहा कि इस अदालत को गर्ज नहीं कि बयान अल्फ़ी किस तरह लीक हो गया। अदालत उसको तौहीन अदालत समझती ही नहीं। ये जो बयान अल्फ़ी है ना, ये तौहीन अमेज़ है, और बैकग्राउंड पे वो तौहीन जो बयान अल्फ़ी ना वो भी आज चल रहा होगा। बड़े दिनों बाद इस पर मैं बात कर रहा हूँ और वो पब्लिक हो चुका है। राना शमीम अपने बयान अल्फ़ी को तस्लीम करते हैं, उन्हें इसे साबित अब करना होगा। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अदालत राना शमीम को शफाफ ट्रायल का मुकम्मल मौका देगी, और रिटायर्ड चीफ जज ने बहुत बड़ा धप्पा लगाया है, अब इसको क्लियर होना चाहिए। अगर राना शमीम अपना बयान अल्फ़ी तस्लीम ना करे तो अदालत उसके खिलाफ केस ख़त्म करती है, फिर ये अदालत बाकी लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाती। इतनी बड़ी बात की है, उसको वाज़े करना होगा। तस्लीम करते हैं तो उन्हें क्या हिचकिचाहट है। लतीफ़ फरीद साहब, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम से पूछा गया कि आप अदालत पर एतमाद नहीं, उन्होंने अदालत का एतमाद का इज़हार किया था, लेकिन बाद में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। अब ये अजीबोगरीब सी बातें आप कर रहे हैं। ये यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। हमें अदालत पर एतमाद है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने का इसका मतलब है कि आपका मुवक्किल हिचकिचा रहा है कि वो बयान अल्फ़ी साबित नहीं करेगा। एक चीज़ है, इतना बड़ा बयान अल्फ़ी दे तो हर सहाफ़ी इसको शाया करना है। राना शमीम को शफाफ ट्रायल का मौका मिलेगा, वो जिसको बतौर गवाह बुलाना चाहें बुला सकते हैं। सच्चाई तक ज़रूर पहुँचेगी, और अगर तकनीकी वजूहात की बिना पर केस लटकाना चाहती हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। ताख़ीर मत की जाए। इतनी बड़ी बात की है कि उन्हें शफाफ ट्रायल का मौका दे रहे हैं। तौहीन अदालत की तारीफ शुरू हुई है, वो बातें सारी। और इसमें आपको याद रखिएगा, इरफान हाशमी हमारे जो दोस्त हैं लंदन में, वो बड़े अहम गवाह हैं। वो चार्ल्स गुथरी से भी मिले हैं, और उसने ये बयान दिया था कि मार्बल आर्च के अंदर जो है ये बयान अल्फ़ी नवाज शरीफ की मौजूदगी में ये लिखा गया। तो नवाज शरीफ की मौजूदगी में लिखा गया, क्या मकसद है जी? फिर ये अमेरिका गए थे, अमेरिका से लंदन क्या करने आए थे? तो ये वो सवाल हैं जो सारे जवाब देने हैं। और आखिरी मौका दिया गवाहन जमा कराने का, और फरीज जमा नहीं करा तो अदालत समझेगी कि राना शमीम बयान अल्फ़ी साबित नहीं कर सके,
और दुरुस्त मान लिया जाएगा। 12 सितंबर तक ये केस की समाअत कर दी है। इसमें प्रोसिक्यूशन ने गवाहान की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आगम निसार का नाम शामिल नहीं है। वो क्यों शामिल होंगे जी? सिर्फ 4 गवाहान की फहरिस्त जमा कराई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार के नाम शामिल है, जबकि प्रोसिक्यूशन के फहरिस्त में चौथे गवाह बरतानी सोलिसिटर हैं। इसमें में से इरफान हाशमी बहुत अहम होंगे। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचना कितना ज़रूरी है। इस केस में एक बयान हल्फी रिकॉर्ड पर मौजूद है। ज़िम्मेदारी सिर्फ राना शमीम पर है, वो बयान हल्फी को आप साबित करें। आप यहाँ से समझ सकते हैं। बाकी चीज़ों को अगर आप आसानी से कुछ चीज़ें, एक दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं, वो आप तक बतानी बहुत ज़रूरी हैं। एक मामला जो है LNG रेफरेंस की दरख्वास्त, बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। उसमें से एक मुलज़म असलम ने तरमीमी बिल जो है एक्ट बन चुका है 2022 के तहत, अब जो कि नैब से सारा जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो रही है और हिसाब अदालत नैब के कानून के मुताबिक रेफरेंस खारिज करे। शायद का कानबासी में इसमें नामजद है। नैब ने LNG रेफरेंस ख़त्म करने की मुखालफत कर दी। LNG का ठेका देने वक्त काबीना से मंजूरी ली गई, माली फ़वाइद लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात भी शामिल हैं। 4 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी। अब प्रोसिक्यूटर महल इसमें से बदल जाएगा। वो कैसे? चूँकि इसके साथ साथ नूरियाबाद प्लांट जो प्रोजेक्ट रेफरेंस है ना, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, खुर्शीद अनवर जमाली दीगर खिलाफ रेफरेंस की समाअत है। जज सैयद असगर साहब है, प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद और मुलजमान के वकील अदालत में पेश हुए। हाज़री की इस्तना की दरख्वास्त दायर कर दी है। होगी नई तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत में दलाइल दे दिए और 28 सितंबर तक समाअत मिलती है। ये प्रोसिक्यूटर अब यहाँ नहीं रहेगा, मैं यही कह सकता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में सहाफ़त का गला घोटा जा रहा है। मैं शुरू में इत्तेफाक नहीं करता था, लेकिन अब मैं इत्तेफाक करता हूँ। पैमरा एक नालायक इदारा है। जो किरदार मैंने पिछले 3-4 सालों में देखा है, मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे। आज पता नहीं कैसे वो जाग गया है, को एक्सटेंशन हुई है। फिर जो लोग बात रिश्वत देने की करते हैं, फिर क्या कहें हम आप इस बात को। पहले ARY न्यूज़ के साथ जो कुछ हुआ, और वो ऐसे नहीं खुला है, वो हुकूमत के साथ जो कुछ बातें हुई हैं, छोड़ें उन बातों को, मैं नहीं जाना चाहता उस तरफ। लेकिन एक बात बता दूं, बोल न्यूज़ के साथ बड़ी ज़्यादती है। बोल न्यूज़ ने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन इनके मालकान ने जो है ना बड़ी हिम्मत की है। बोल न्यूज़ ने बंद होने के ऊपर खोल तो दिया है, लेकिन अभी तक चल नहीं रहा है। जो मुख्तलिफ आरा ली वकला के साथ, छोटा सा है क्लिप, ज़रा वो सुन लीजिएगा। बोल को खोल दो, बोल को बोलने दो। कानूनी माहिरीन और वकला ने भी ये मुतालिबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा, बोल को बंद करना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। पैमरा अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। 13 सियासी जमातें सहाफ़त का गला घूंट रही हैं। शाह खावर ने कहा, आज़ादी इजहार पर कदगन नहीं लगनी चाहिए। बोल को चाहिए कि कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करे। वकील अली बुखारी ने कहा, बोल को खुलना चाहिए। सीनियर वकील मसूद चिश्ती ने कहा, आज़ादी सहाफ़त मजबूत जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। कारी अब्दुल रशीद ने कहा, बोल को आज़ादी से काम करने दिया जाए। सैयद हाजिक अली शाह ने कहा कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त पर कदगन ना लगाई जाए। बोल न्यूज़ पर पाबंदी न सिर्फ आईन पाकिस्तान 1973 की खिलाफ वर्जी है, बल्कि जो मुरवजा कवानीन है आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। पैमरा अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है और 13 सियासी जमातें इस वक्त सहाफ़त का गला घोंट रही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी चैनल को या जो आज़ादी राय है, आज़ादी इजहार है, उस पर तो कदगन नहीं लगनी चाहिए कभी। मैं समझता हूँ कि अगर पैमरा को, बोल को अगर इस तरीके से स्क्रीन से हटाया गया है, तो उनको फिर अपनी जो कानूनी ऑप्शंस हैं उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेटफॉर्म में लोगों को बोल रहे हैं कि चैनल बंद हो, कोई भी चैनल बंद नहीं हो सकता, उसको खोलना। आज़ादी सहाफ़त ना सिर्फ एक मजबूत जमहूरियत बल्कि एक मजबूत हुकूमत के लिए बड़ी ज़रूरी है। इसको आज़ादी से काम करने दिया जाए। मेरा तो ये ख्याल है कि आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए और कोई भी एक्शन किसी भी एंटिटी का हो वो कानून के मुताबिक होना। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बहरहाल बहुत सी गुफ्तगू मैंने कर ली है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।